नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। पीएम मोदी ने आज इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू से फोन पर बातचीत की। पीएम नेतन्याहू के साथ बातचीत के दौरान पश्चिम एशिया की स्थिति पर चर्चा हुई। पीएम मोदी ने इस दौरान सभी बंधकों की तत्काल रिहाई, युद्ध विराम और निरंतर मानवीय सहायता की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि पीएम नेतन्याहू से बात के दौरान पश्चिम एशिया में स्थिति को कम करने की आवश्यकता पर जोर दिया। इजराइल के एक्स वॉर कैबिनेट मंत्री ने नेतन्याहू की निंदा की और कहा कि वो केवल अपनी सरकार के भाग्य के बारे में चिंता करना बंद करें। पूर्व युद्ध कैबिनेट मंत्री बेनी गेंट्स ने नेतन्याहू से कहा कि ये समय बहादुर बनने का है, केवल अपने बारे में चिंता करना बंद करने का समय है। उन्होंने कहा कि अब उपलब्धियां हासिल करना संभव भी है और जरूरी भी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि नेतन्याहू सबसे पहले आप युद्धाभ्यास करने से डरते थे, फिर आप प्रयास को उत्तर की ओर ले जाने से डरते थे और महीनों तक आप गठबंधन के कारण बंधक योजना को आगे बढ़ाने से डरते थे। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि आप सरकार के भाग्य के बारे में चिंता करना बंद कर दें और केवल देश के भाग्य के बारे में चिंता करें। एक बार के लिए साहसी बनो। मिडिल ईस्ट में ईरान और इजरायल के बीच युद्ध होने से रोकने की कोशिश करने के लिए ब्रिटेन के विदेश सचिव डेविड लेमी इजरायल की एक यात्रा की योजना बना रहे हैं। स्काई न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार विदेश सचिव इजरायली प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू और विदेश मंत्री इजराइल कॉट्स के साथ फ्रांस के विदेश मंत्री स्टीफन सेजोन से मुलाकात करेंगे। विदेश कार्यालय के एक सूत्र ने रिपोर्ट की पुष्टि नहीं की और कहा कि लेमी की आधिकारिक यात्रा व्यवस्था सामान्य तरीके से तय की जाएगी। वहीं यूएन के मानवाधिकार प्रमुख वोल्कर तुर्क ने कहा कि आज का दिन इस खबर के साथ एक चिंता का विषय है कि गजा में मरने वालों की संख्या 40,000 से अधिक हो गई है। प्रिंसटन विश्वविद्यालय में मिडिल ईस्ट सुरक्षा और परमाणु नीति विशेषज्ञ और ईरान की राष्ट्रीय सुरक्षा विदेशी संबंध समिति के पूर्व प्रमुख सैयद हुसैन मोसावियन ने एक लेख लिखा है, जिसमें उन्होंने ईरान को सलाह दी है। उन्होंने कहा है कि ईरान का जवाब महत्वपूर्ण होना चाहिए, लेकिन प्रतिक्रिया तैयार करने में उसे अमेरिका के साथ युद्ध छेड़ने से बचना होगा। दोनों पक्षों को गंभीर नुकसान होगा और क्षेत्र और भी अधिक अस्थिर हो जाएगा। उन्होंने कहा कि ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान को अपनी प्रतिष्ठा के बारे में भी सोचना है। उन्होंने देश की सामाजिक और आर्थिक स्थिति और अमेरिका और यूरोप सहित इसके विदेशी संबंधों को बेहतर बनाने पर फोकस कर ईरान की जनता से समर्थन हासिल किया है। उन्होंने कहा कि नेतन्याहू का इरादा उनकी संभावनाओं को खत्म करना है, ईरान को उसके हाथों में नहीं खेलना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि ना तो इजराइल और ना ही अमेरिका वास्तव में ईरान के साथ युद्ध चाहता है, लेकिन जैसा कि बाइडेन ने हाल ही में कहा कि लोगों के लिए सोचने का हर एक कारण है कि नेतन्याहू जानबूझकर राजनीतिक कारणों से गजा में युद्ध को लंबा खींच रहे हैं, क्योंकि नेतन्याहू ने विश्व स्तर पर और इजराइल के भीतर भी समर्थन खो दिया है। जैसे ही युद्ध समाप्त होगा, संभवतः उन्हें पद से हटा दिया जाएगा और भ्रष्टाचार के मुकदमे का सामना करना पड़ेगा। युद्ध में चल रहे इजराइल के आर्थिक हालात कमजोर होते जा रहे हैं। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच ने गजा में युद्ध के लंबा खिंचने के कारण इजराइल की क्रेडिट रेटिंग को A+ से घटाकर A कर दिया है। इसके अलावा ईरान के हमला करने की धमकी के बीच इजराइल का स्टॉक मार्केट भी गिर गया। इन सबके बीच खबर यह है कि अब इजरायली पीएम नेतन्याहू एक्स वॉर कैबिनेट मंत्री बेनी गेंट्स से सरकार के खर्चे पर मार्च में अमेरिका और यूके की यात्रा के लिए खर्च किए गए पैसे वापस देने को कह रहे हैं। बयान में ये नहीं बताया गया है कि पीएमओ गेंट्स से कितना पैसा वापस चाह रहा है, लेकिन रिपोर्ट्स में इसे 70,000 शेकल यानी $18,000 बताया गया है। बता दें, गेंट्स उस समय वॉर कैबिनेट का हिस्सा थे। हालांकि अब नेतन्याहू कह रहे हैं कि यात्रा उनके द्वारा मंजूर नहीं थी। वहीं गेंट्स के ऑफिस ने इस यात्रा को एक मौजूदा मंत्री के द्वारा जरूरी स्टेट विजिट बताया है। बयान में कहा गया है कि प्रधानमंत्री और उनके लोगों के लिए अच्छा होगा कि वो हमारे बंधकों को वापस लाने और उत्तरी निवासियों को घर लौटाने के लिए कार्रवाई करें, कम से कम उसी जुनून के साथ जैसा कि उन्होंने गेंट्स की यात्रा का खर्च के बाद किया है। इजराइल में ये सब हो रहा है, जिसके बाद कहा जा रहा है कि ईरान की हमले की धमकी के बीच क्या इजराइल पैसे के लिए जूझ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर बताया है कि उन्हें बांग्लादेश के प्रधान सलाहकार मोहम्मद यूनुस का फोन आया। बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन और अंतरिम सरकार के गठन के बाद मोहम्मद यूनुस और पीएम मोदी के बीच पहली बातचीत है। पीएम मोदी ने कहा कि मेरे पास मोहम्मद यूनुस का फोन आया। इस दौरान हम दोनों ने बांग्लादेश की मौजूदा स्थिति को लेकर बात की। प्रधानमंत्री ने कहा कि लोकतांत्रिक, स्थिर, शांतिपूर्ण और प्रगतिशील बांग्लादेश के लिए मैंने भारत का समर्थन दोहराया है। उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं और सभी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का आश्वासन दिया है।
विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को प्रेस वार्ता के दौरान बांग्लादेश की स्थिति को लेकर बयान दिया। शेख हसीना के बांग्लादेश वापस भेजने के सवाल पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने शुक्रवार को कहा कि बांग्लादेश में अंतरिम सरकार बन गई है, हम उनके साथ काम करने की ओर देख रहे हैं। दोनों देश के लोगों की आकांक्षा शांति, सुरक्षा और विकास यात्रा में बल आए। उन्होंने कहा कि जहां तक बात प्रत्यर्पण की है, ये एक हाइपोथेटिकल सवाल है, ये सही समय नहीं है ऐसे सवालों का जवाब देने का। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की हालात पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि हम स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। हमारे हाई कमिश्नर की उनके विदेशी मामलों के सलाहकार से बात हुई है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का ऐलान आज तो नहीं हुआ, लेकिन सभी पार्टियां अपने अपने एजेंडे सेट करने में जुट गई हैं। अब बीजेपी के साथ महाराष्ट्र सरकार में डिप्टी सीएम अजित पवार ने वही मांग उठा दी है जो इंडिया गठबंधन करता रहा है, राहुल गांधी करते रहे। अजीत ने विपक्षी खेमे के सुर में सुर मिलाते हुए कहा कि एक बार जातिगत जनगणना होनी चाहिए, इसे आम जनगणना के साथ कराया जाना चाहिए, क्योंकि इससे हमें आदिवासियों, दलितों और ओबीसी समाज की जनसंख्या का पता चल सकेगा। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने बड़ा बयान दिया है। उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार की घोषणा करने की बात कही। उद्धव ठाकरे ने कहा कि शिवसेना यूबीटी विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस और शरद पवार की एनसीपी द्वारा घोषित किसी भी उम्मीदवार का बिना शर्त समर्थन करेगी। उद्धव ने कहा कि पहले मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार की घोषणा करें, उसके बाद चुनाव प्रचार अभियान शुरू करें। उन्होंने कहा कि वो एमवीए के सीएम चेहरे के रूप में कांग्रेस और एनसीपी एसपी द्वारा घोषित किसी भी उम्मीदवार का समर्थन करेंगे। केंद्रीय चुनाव आयोग ने शुक्रवार को हरियाणा और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया है। जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में मतदान होगा। पहले चरण का मतदान 18 सितंबर, दूसरे चरण का 25 सितंबर और तीसरे चरण का मतदान 1 अक्टूबर को होगा। हरियाणा में सिर्फ एक चरण में मतदान 1 अक्टूबर को होगा। दोनों राज्यों में नतीजे 4 अक्टूबर को आएंगे। जम्मू कश्मीर में चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि मैं ये चुनाव लड़ूंगा और उमर अब्दुल्ला चुनाव नहीं लड़ेंगे। जब राज्य का दर्जा मिल जाएगा तब मैं उतर जाऊंगा और उमर अब्दुल्ला उस सीट से लड़ेंगे। इससे पहले विपक्षी गठबंधन इंडिया में नेशनल कॉन्फ्रेंस की सहयोगी कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा ने भी जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि कल ही प्रधानमंत्री ने 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात की, लेकिन वो केवल 2 राज्यों में एक साथ चुनाव करा पा रहे हैं। हमें समझ नहीं आ रहा है कि वो 4 राज्यों में एक साथ चुनाव क्यों नहीं करा पा रहे हैं। चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव की तारीखों का ऐलान क्यों नहीं किया, इसके बारे में बताया। मुख्य चुनाव आयुक्त तो राजीव कुमार ने महाराष्ट्र की तारीख का ऐलान न करने के लिए जम्मू कश्मीर के चुनाव की आड़ ली। राजीव कुमार ने कहा कि पिछली बार महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव जरूर एक साथ हुए थे, लेकिन उस समय जम्मू कश्मीर कोई फैक्टर नहीं था। लेकिन इस बार वहाँ 4 चुनाव हैं और उसके तुरंत बाद 5वां चुनाव है। सुरक्षा बलों की आवश्यकता के आधार पर हमने 2 चुनाव एक साथ कराने का फैसला किया है। दूसरा पहलू यह है कि महाराष्ट्र में भारी बारिश हुई थी और कई त्योहार भी आने वाले हैं। शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे ने महाराष्ट्र में चुनाव की घोषणा नहीं करने के स्पष्टीकरण पर चुनाव आयोग पर निशाना साधा। आदित्य ने कहा कि एक राष्ट्र एक चुनाव की सभी बातों के बावजूद संपूर्ण रूप से समझौता आयोग यानी कि चुनाव आयोग जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में चुनाव कराता है, जबकि सुरक्षा बलों की कमी बताकर महाराष्ट्र में चुनाव नहीं कराता है। फिर जम्मू कश्मीर में भाजपा के मजबूत नेतृत्व में क्या बदलाव आया है? आतंकवादी हमले बढ़ रहे हैं, ये जो सच्चाई है। आदित्य ठाकरे ने कहा दूसरा कारण चुनाव ना कराने का वो महाराष्ट्र में बारिश बताते हैं और इसलिए उन्होंने अपनी औपचारिकताएं पूरी नहीं की हैं। चुनाव आयोग के अनुसार केवल महाराष्ट्र में मानसून है, अन्य राज्यों में नहीं है। ये कितनी शर्म की बात है कि ये संस्था एक समय प्रसिद्ध थी। मुझे लगता है कि उनके बॉस अभी तक उन्हें महाराष्ट्र में चुनाव कराने की अनुमति नहीं दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है जैसे चुनाव आयोग उन्हें अपने ठेकेदारों को हमारे राज्य को लूटने की अनुमति देने के लिए सांस लेने का समय दे रहा है। पूर्व राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी की नागरिकता के मामले में हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल कर दी है। उन्होंने अपनी याचिका में राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द करने की मांग की है। सुब्रमण्यम स्वामी ने राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता रद्द करने के लिए गृह मंत्रालय को निर्देश दिए जाने की मांग की। दिल्ली हाई कोर्ट इस मामले में अगले सप्ताह सुनवाई कर सकता है। बता दें, स्वामी ने राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर आरोप लगाया है कि राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की नागरिकता है। इस मामले को लेकर अगस्त 2019 में स्वामी ने केंद्र सरकार को पत्र लिखा था। प्रधानमंत्री मोदी ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से 3 सप्ताह पहले ही अयोध्या हवाई अड्डे का उद्घाटन किया था। उस समय राम मंदिर के शहर में फ्लाइट ऑपरेशन शुरू करने के लिए
तमाम एयरलाइंस कंपनियों के बीच होड़ मच गई। 22 जनवरी को जब मोदी ने नए राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की, तब तक महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा देश के लगभग 20 प्रमुख शहरों के लिए दैनिक उड़ानें ऑपरेट कर रहा था। अयोध्या से जल्द ही अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू होने की बात की जाने लगी और मीडिया में उत्साही लोगों ने अयोध्या एयरपोर्ट को गेम चेंजर बताया और मोदी की सोच के कसीदे पढ़ दिए। लेकिन उसके बाद क्या? 7 महीने से भी कम समय में कम से कम 13 शहरों से दैनिक उड़ानें बंद हो गईं। यात्री मांग में कमी के कारण सभी फ्लाइट्स पिछले 2 महीने में बंद हो गईं। इस प्रवृत्ति ने अयोध्या हवाई अड्डे के भविष्य को लेकर तमाम आशंकाएं बढ़ा दी हैं। एविएशन अधिकारियों ने कम यात्री ट्रैफिक के लिए मानसून को जिम्मेदार ठहराया है। उनका कहना है कि आने वाले महीने में स्थिति में सुधार हो सकता है। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए बलात्कार और हत्या के मामले को लेकर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शुक्रवार को शहर में एक विशाल रैली निकाली। उन्होंने पीड़िता के लिए न्याय और आरोपी को फांसी की मांग की। सीएम ने रैली में कहा कि सोशल मीडिया पर फर्जी खबरें फैलाकर सच को छिपाने की जानबूझकर कोशिश की जा रही है। महिलाओं के साथ हर रोज दरिंदगी की खबरें आ रही हैं। कोलकाता में आरजी कर अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप किया, हैवानियत की और फिर मार डाला। बिहार के मुजफ्फरपुर में 9वीं क्लास की छात्रा का गैंगरेप किया, ब्रेस्ट काटा, प्राइवेट पार्ट पर चाकू से हमला किया और फिर मार डाला। खबर गायब है। लड़की दलित थी और बीजेपी शासित राज्य भी है। उत्तराखंड के रुद्रपुर के एक निजी अस्पताल में काम करने वाली नर्स के साथ पहले बलात्कार किया और फिर उसी के स्कार्फ से उसको मार दिया। यूपी में 22 वर्षीय महिला से सामूहिक बलात्कार किया, वीडियो बनाया और उसे जान से मारने की धमकी दी। उत्तराखंड के ऋषिकेश में होटल में 13 साल की लड़की से रेप किया। एक स्कूल का पूर्व गेम ट्रेनर रविंद्र मिश्रा, जिसकी उम्र 34 साल है, वो लड़की को होटल में ले गया और रेप किया। ये सब हाल की खबरें हैं। अभी भी हाल की ही खबरें छूट रही होंगी, लेकिन कैंपेन किसी के लिए नहीं चलाया जा रहा है। इन सारी खबरों में से आपने ज्यादातर कोलकाता वाली खबर सुनी होगी, जबकि तहलका सब पर होना चाहिए था। लेकिन बाकी जगहों पर मीडिया भी शांत है और कैंपेन भी शांत है, पूरा शांत। कोलकाता पुलिस ने 14 और 15 अगस्त की दरमियानी रात आरजी कर अस्पताल में हमला करने के आरोप में 19 लोगों को गिरफ्तार किया है। कोलकाता पुलिस ने एक एक्स पोस्ट के जरिए जानकारी दी है। अपने ट्वीट में पुलिस ने लिखा, आरजी कर अस्पताल में तोड़फोड़ के मामले में अब तक 19 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। इनमें से 5 की पहचान सोशल मीडिया फीडबैक के आधार पर की गई। पुलिस ने लिखा कि अगर आप किसी संदिग्ध को पहचानते हैं तो कृपया हमें सूचित करें। कोलकाता में जूनियर डॉक्टर से रेप और हत्या के बाद आरजी कर कॉलेज और अस्पताल में हुई तोड़फोड़ के मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया। कोर्ट ने इस पर नाराजगी जताते हुए राज्य सरकार से पूछा कि अचानक 7,000 लोग कैसे इकट्ठा हो गए। कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर ऐसे ही हालात हैं तो अस्पताल को बंद कर दीजिए, मरीजों को किसी दूसरे अस्पताल में शिफ्ट कर दीजिए। तो जब अस्पताल ही बंद होगा तो उस तरीके का हंगामा होगा ही नहीं। ऐसे डर के माहौल में डॉक्टर कैसे काम करेंगे? कांग्रेस के सीनियर नेता जयराम रमेश ने अडानी महाघोटाले में संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी जांच की मांग हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट में किए गए खुलासों से कहीं अधिक आगे तक बताया। उन्होंने कहा कि अडानी ग्रुप से जुड़ी गड़बड़ी और गलत कार्य राजनीतिक अर्थव्यवस्था के हर पहलू से जुड़े हुए हैं। हमारी 100 सवालों की हम अडानी के हैं कौन सीरीज में हमने उन्हें हाईलाइट किया था। उन्होंने कुछ तथ्य बताए, जैसे एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, सीमेंट और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अडानी का एकाधिकार सुनिश्चित करने के लिए भारत की जांच एजेंसियों का दुरुपयोग, भारत की प्रतिष्ठा को ताक पर रखकर पड़ोस में अडानी एंटरप्राइजेस की जरूरतों के लिए भारत की विदेश नीति के हितों के साथ समझौता करना, इजराइल के साथ भारत के रणनीतिक संबंधों को एक ही कंपनी अडानी को सौंप देना, कोयला और बिजली उपकरणों की ओवर इनवॉइसिंग, जिसने न केवल मनी लॉन्ड्रिंग और बेतहाशा मुनाफे को बढ़ावा दिया है बल्कि आम लोगों के बिजली के बिलों में भी वृद्धि की गई। अडानी ग्रुप को सार्वजनिक संपत्तियों पर अनियमित रूप से लीज का एक्सटेंशन, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों विशेष रूप से एसबीआई द्वारा प्रमुख प्रोजेक्ट को कर्ज देने में अप्रत्याशित पक्षपात दिखाना। इसमें मुद्रा में अडानी कॉपर प्लांट, नवी मुंबई में एयरपोर्ट और यूपी एक्सप्रेस वे परियोजना शामिल है। जयराम रमेश ने कहा, ये जितने भी मामले हैं उनमें से किसी का भी संदर्भ हिंडनबर्ग के आरोपों में नहीं है। उसके आरोप कैपिटल मार्केट से संबंधित मामलों तक ही सीमित हैं। स्टॉक हेरफेर, अकाउंटिंग धोखाधड़ी और विनियामक एजेंसियों में हितों का टकराव। हिंडनबर्ग के खुलासे तो सिर्फ हेमशैल के सिरे जैसा है, छोटा सा हिस्सा दिखा है। मोडानी महाघोटाले की पूरी तरह से जांच और खुलासा सिर्फ एक जेपीसी की कर सकती है।
2 दिन पहले ही जिस एमपॉक्स वायरस को WHO ने हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया वो पड़ोसी के देश पाकिस्तान में पहुंच चुका है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार उत्तरी खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के स्वास्थ्य विभाग ने शुक्रवार को बताया कि पाकिस्तान में एमपॉक्स वायरस के 3 मामले पाए गए हैं। हालांकि इनमें से एक अभी भी संदिग्ध केस में है। यूरोप के देश स्वीडन में एमपॉक्स वायरस के नए वेरिएंट का एक मामला भी सामने आया है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार व्यक्ति अफ्रीका के उस हिस्से में रहने के दौरान संक्रमित हुआ जहां एमपॉक्स का नया स्ट्रेन फैल रहा है। यूक्रेन ने रूस के पश्चिमी कुर्स्क इलाके में अपना सैन्य प्रशासनिक ऑफिस बना लिया है। यूक्रेन के शीर्ष कमांडर ओलेक्सांद्र सिर्स्की ने कहा कि इसी ठिकाने से वो रूस पर हमला जारी रखे हुए हैं। ओलेक्सांद्र सिर्स्की के मुताबिक पश्चिमी कुर्स्क इलाके में खुला ये ऑफिस कानून व्यवस्था को बनाए रखेगा और लोगों की तत्काल जरूरतों को पूरा करेगा। थाईलैंड की संसद ने पायर टोंगटान चिनावाट को प्रधानमंत्री पद के लिए चुन लिया है। चिनावाट थाईलैंड के पूर्व नेता और अरबपति ताकसिन की बेटी हैं। 37 वर्षीय चिनावाट थाईलैंड के इतिहास की सबसे कम उम्र की प्रधानमंत्री बनी है। साथ ही वो इस पद पर पहुंचने वाली देश की दूसरी महिला हैं। आंटी यंगलुक थाईलैंड के प्रधानमंत्री बनने वाली देश की पहली महिला थी। पूर्व प्रधानमंत्री शीता टाविसिन को संवैधानिक कोर्ट से बर्खास्त करने के ठीक 2 दिन बाद चिनावाट को प्रधानमंत्री पद के लिए चुना गया है। सरकार ने वर्ष 2022 के लिए 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का ऐलान कर दिया है। 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार 2 अभिनेत्रियों को साझा रूप से दिया गया है। तमिल फिल्म तिरुचित्रम्बलम के लिए नित्या मेनन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया। इसके अलावा गुजराती फिल्म कच्छ एक्सप्रेस के लिए मानसी पारिक को भी सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया। वहीं कन्नड़ अभिनेता ऋषभ शेट्टी को उनकी फिल्म कांतारा के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है। मनोज वाजपेयी और शर्मिला टैगोर की फिल्म कुलमोहर को बेस्ट हिंदी फिल्म ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया। अरिजीत सिंह को फिल्म ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 में गाए गए उनके गाने केसरिया के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरुष गायक का पुरस्कार दिया गया। निर्देशक सूरज बड़जात्या को उनकी फिल्म ऊंचाई के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड दिया गया है। मलयालम फिल्म आट्टम को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।